श्रम संघों के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। भारतीय श्रम संघ अधिनियम की धारा 2H का विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होता है कि श्रम संघ के मूलतः दो उद्देश्यों में से कोई भी उद्देश्य हो सकता है। पहला, सेवायोजकों तथा श्रमिकों अथवा श्रमिकों तथा श्रमिकों अथवा सेवायोजकों तथा सेवायोजकों के आपसी संबंधों का विनियमन करना अथवा किसी व्यापार या व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू करना। इस धारा में वर्णित मूलतः शब्द से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसके अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं, किंतु अन्य उद्देश्य मूल उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं हो सकते। अधिनियम के प्रावधानों से परे जाकर देखें तो श्रम संघों के अनेक उद्देश्य होते हैं। किरकाल्डी के अनुसार ये निश्चित ही सत्य है कि एक श्रम संघ का तात्कालिक उद्देश्य वर्तमान स्थिति में सदस्यों का अधिकाधिक भला करना है और अंतिम उद्देश्य समाज के बिल्कुल नए ढांचे का निर्माण करना है। ये कथन निश्चित ही सत्य हैं। अल्पकाल में श्रम संघों का उद्देश्य एक संकुचित क्षेत्र तक ही सीमित हो सकता है, किंतु दीर्घकाल में इसके उद्देश्य अत्यंत विस्तृत होते हैं। अब तक ये देखा जाता रहा है कि श्रम संघ प्राय निम्न उद्देश्यों से स्थापित किए जाते हैं। पहला, श्रमिकों में वर्ग चेतना उत्पन्न करना एवं उनके हितों की रक्षा करना। श्रमिकों में आपसी संबंधों को सुदृढ़ करना तथा उनमें मैत्रीपूर्ण भावना का विकास करना। नेक्स्ट, सदस्यों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना। सदस्यों के कार्य की दशाओं, जीवन स्तर आदि में सुधार करना। सदस्यों के कार्य घंटे निश्चित करना तथा उन्हें नियमित रूप से वेतन दिलाना। श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाना। श्रमिकों, सेवायोजकों एवं सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना। सदस्यों को सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कल्याण की सुविधा प्रदान करना। सदस्यों को वैधानिक सलाह देना तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयों में कानूनी सहायता देना। आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल घोषित करना और उसी समुचित रूप से चलाना। सदस्यों की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि करना। आपत्ति के समय श्रमिकों को आर्थिक सहायता देना। सदस्यों की आर्थिक सामाजिक स्थिति पर आंकड़े एकत्रित करना और उन्हें आवश्यक हो तो प्रकाशित करना। अन्य ऐसे सभी कार्य करना जो कि सदस्यों के हित एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो। श्रम संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने की विधियां या साधन। मेथड या मीन्स ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। श्रम संघ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक विधियों या साधनों का उपयोग करते हैं। वेब दंपति के अनुसार श्रम संघ अपने उद्देश्य को निम्नलिखित 3 साधनों से पूरा करते हैं। पहला, पारस्परिक बीमा। दूसरा, सामूहिक सौदेबाजी। तीसरा, वैधानिक कानून। किंतु आज श्रम संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य अनेक तरीके भी अपनाने लगे हैं। हम इन सभी का अध्ययन करते हैं। पहला, पारस्परिक बीमा, म्यूचुअल इंश्योरेंस। पारस्परिक बीमा वह विधि है जिसके अंतर्गत श्रम संघ अपने सदस्यों से अनुदान प्राप्त कर एक कोष का निर्माण करता है तथा उस कोष से अपने सदस्यों के हितों में के संवर्धन एवं संकट के समय सुरक्षा की व्यवस्था करता है। दूसरे शब्दों में, इस विधि के अंतर्गत श्रम संघ अपने सदस्यों से कुछ राशि अंशदान अर्थात प्रीमियम के रूप में प्राप्त कर एक कोष का निर्माण करता है तथा वह श्रम संघ इस कोष का निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है। सदस्यों के कल्याण के लिए, सदस्यों को संकट के समय अर्थात बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, मृत्यु, बेरोजगारी आदि में सहायता करने के लिए। यहाँ सदस्यों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए श्रम आंदोलन, हड़ताल, धरने, घेराव आदि की व्यवस्था के लिए। वेब दंपति स्वयं स्वीकार करते हैं कि चूंकि आकस्मिक घटनाओं से सुरक्षा करना श्रम संघ का उद्देश्य नहीं होता है, अतः वह बीमा सामाजिक बीमा की प्रकृति का बीमा नहीं है। ये बीमा तो सहायता की वह विधि है जिसके द्वारा श्रम संघ अपने श्रमिकों को अलाभकारी एवं अनुचित शर्तों पर रोजगार स्वीकार करने से रोकते हैं तथा उनकी सहायता करते हैं।
उनके अनुसार इस विधि के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, ये विधि संकोचशील कर्मचारियों को श्रम संघ की सदस्यता के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट, इससे श्रम संघ के कोषों में वृद्धि होती है, जिससे अंततः श्रम संघ की सौदेकारी शक्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, ये विधि श्रम संघ को अपने सदस्यों को अनुशासनिक रखने तथा निर्णयों को कार्यान्वित करने में सहायक होती है। नेक्स्ट, आवश्यकता पड़ने पर दीर्घकालीन श्रम आंदोलन चलाने में सुविधा होती है। पारस्परिक बीमा की विधि कुछ विकसित देशों यथा अमेरिका, इंग्लैंड आदि में परिचित रही है, किंतु भारत जैसे विकासशील देश में ये विधि अधिक परिचित नहीं है। इसके प्रचलित न होने का प्रमुख कारण यही है कि हमारे देश के अधिकांश श्रम संघों के सदस्यों के पास अनुदान करने के लिए अतिरिक्त धन ही नहीं होता है। परंतु भारत में कुछ श्रम संघों ने इस विधि को अपनाया भी है, जिनमें अहमदाबाद की टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, राष्ट्रीय मील मजदूर संघ बम्बई, ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन मुंबई, मद्रास लेबर यूनियन आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब दूसरा है सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। श्रम संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक सौदेबाजी को भी अपनाते हैं। इस विधि के अंतर्गत श्रम संघ अपने सामूहिक शक्ति का उपयोग करके सेवा आयोजकों के साथ सौदेबाजी करके अपनी सेवा की शर्तों को निर्धारित करवाते हैं। सेवा की इन शर्तों में मजदूरी, बोनस, महंगाई भत्ता, कार्य अवधि, श्रम कल्याण आदि कई बातों को सम्मिलित किया जाता है तथा इन्हीं सेवा आयोजकों के साथ सौदेबाजी करके निर्धारित किया जाता है। सामूहिक सौदेबाजी अनेक स्तरों पर हो सकती है, जैसे कारखाना स्तर पर, संयंत्र या संस्थान के स्तर पर, उद्योग के स्तर पर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर। किसी भी स्तर विशेष पर सौदेबाजी के द्वारा सेवा की शर्तें तय हो जाने के बाद उस स्तर पर सभी श्रमिकों को निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करना होता है तथा उसी के अनुरूप लाभ तथा सुविधाएं प्राप्त होती है। सामूहिक सौदेबाजी विधि के अपनाने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, इस विधि के अपनाने से एक श्रम संघ के सभी सदस्यों को एक समान सेवा की शर्तें उपलब्ध हो जाती है। प्रत्येक श्रमिक कर्मचारी को प्रत्यक्ष सेवा आयोजक के साथ सेवा की शर्तों पर सौदेबाजी नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट, इस विधि से समय समय पर स्वतः सौदेबाजी होती रहती है और स्वतः वेतन भत्तों आदि का नवीनीकरण होता रहता है। इस विधि से कर्मचारियों को प्रबंध में स्वतः सहभागिता मिल जाती है। इससे उद्योग शांति बनी रहती है। इससे श्रम संबंधों में राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम हो जाता है। इन लाभों के कारण ही सामूहिक सौदेबाजी विधि कई विकासशील देशों में बहुत प्रचलित है, किंतु भारत में इसका अभी भी विशेष प्रचलन नहीं है। इसका प्रमुख कारण श्रमिक की अशिक्षा तथा श्रम आंदोलन की कमजोरियां ही है। अब तीसरा है वैधानिक कानून, लीगल इनएक्टमेंट। इस विधि के अंतर्गत श्रम संघ अपनी शक्ति एवं प्रभाव का उपयोग कर संसद से श्रमिकों के लिए लाभदायी एवं हितकारी वैधानिक कानून बनवाने या उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण स्थापित कराने का प्रयास करते हैं। इससे श्रम संघ अपने सदस्यों के हितों का संवर्धन एवं संरक्षण करने में सफल हो जाते हैं। वैधानिक कानून या अधिनियम संसद या विधानसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित जनप्रतिनिधि होते हैं। अतः श्रम संघ अपने हितों के लिए अधिनियम बनवाने हेतु राजनीतिकों से संपर्क करते हैं। इसलिए इस विधि को राजनीतिक कार्यविधि भी कहते हैं, पॉलिटिकल एक्शन मेथड। कई देशों में श्रम संघों ने इस विधि का उपयोग किया है। इंग्लैंड में तो श्रम दल नामक एक राजनीतिक दल ही है जो कई बार सत्ता में रह चुका है। इसके अतिरिक्त कनाडा, स्वीडन में भी श्रम संघ इस विधि का उपयोग करने में सफल हुए हैं। कुछ देशों में श्रम संघ उद्योगों पर राजकीय नियंत्रण करने में भी सफल हुए हैं। भारत में श्रम संघ अत्यंत कमजोर रहे हैं। श्रम संघों को पर्याप्त राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त होने के उपरांत भी श्रम संघ राजनीतिक रूप से बहुत अधिक लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। उदाहरण के लिए आज भारत में लगभग 1 दर्जन केंद्रीय श्रम संगठन है, जिनका नेतृत्व आज भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राजनीतिक व्यक्तियों के हाथों में ही है। फिर भी देश में कई श्रम नियमों का निर्माण नहीं हुआ है तथा कुछ नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता वर्षों से अनुभव की जा रही है, किंतु संभव नहीं हो पाया है। आज भारत में लगभग 2 दर्जन श्रम नियम बने हैं तथा उनमें
उनमें समय समय पर परिवर्तन भी हुए हैं, किंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये किसी श्रम संघ के प्रभाव का ही परिणाम हो। यदि ऐसा होता तो इनका क्रियान्वयन भी पूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति से होता और आज इनका परिणाम भी कुछ अधिक अच्छा ही दिखाई देता, परंतु श्रम संघों के प्रभाव को एकदम नकारा भी नहीं जा सकता है। यदा कदा श्रम संघों के प्रभाव से श्रम से नियम बनाए या उनमें संशोधन किए भी जाते हैं। अन्य विधियाँ, अदर मेथड्स। श्रम संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य अनेक विधियों का उपयोग भी करते हैं, जैसे हड़ताल, घेराव, बंद, पिकेटिंग, बायकॉट, तोड़फोड़ आदि। इन सभी को हम श्रम संघों की सीधी कार्रवाई के नाम से ही जानते हैं। सभी श्रम संघ समान प्रकार की हड़तालें नहीं करते हैं, तब उनमें उनका विश्वास भी उनकी संगठन शक्ति पर ही निर्भर करता है। इससे स्पष्ट है कि श्रम संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक साधनों या विधियों का उपयोग करते हैं, किंतु इन विधियों का उपयोग देश, काल व श्रम संघ सेवा आयोजकों की शक्ति के अनुसार बदलता रहता है। किसी देश में किसी समय विशेष पर कोई विधि अधिक उपयोगी प्रतीत हो सकती है, जबकि किसी अन्य देश में किसी अन्य समय कोई अन्य विधि। इसके अतिरिक्त कोई भी श्रम संघ इनमें से किसी एक ही विधि का उपयोग करे ये आवश्यक नहीं है। कोई भी श्रम संघ अपनी सुविधा एवं परिस्थितियों के अनुसार इनमें से किसी भी एक या अधिक विधियों का एक साथ उपयोग करके भी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः किसी श्रम संघ द्वारा अपनाई जाने वाली भिन्न विधियाँ निम्नलिखित बातों से प्रभावित होती है। पहली, श्रमिकों में समूह भावना की स्थिति। दूसरी, समाज के लिए राजनीतिक संगठन की प्रकृति। नेक्स्ट, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति। नेक्स्ट, श्रम संघ के नेतृत्व कार्यों की प्रकृति एवं कार्यशैली। नेक्स्ट, देश की राजनीतिक दशा एवं सरकारी नीतियाँ। अब है, क्या श्रम संघ लड़ाकू संगठन है? इज ट्रेड यूनियन ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन? श्रम संघ लड़ाकू संगठन है, ये कुछ लोगों में धारणा पाई जाती है। अगर तलवार, छुरी, चाकू, रिवॉल्वर आदि के लिए कहा जाए कि ये दूसरों की हत्या करने के लिए बने हैं, तो क्या ये न्याय संगत होगा? नहीं ना। इसको बनाने का मानव का उद्देश्य सिर्फ अपने रक्षा करना था, दूसरों की हत्या करना नहीं। ये बात अलग है कि कई लोग इन साधनों का दुरुपयोग करते हैं। ठीक उसी तरह एक श्रम संघ का उद्देश्य अपने सदस्यों को पूंजीपतियों के शोषण से बचाना एवं अपने आप के लिए अच्छे पृष्ठभूमि तैयार करना है। इसके लिए वे सामूहिक सौदेकारी, सुझाव इत्यादि तरीके भी काम में लाते हैं और समय पड़ने पर आंदोलन भी करते हैं। अच्छे श्रमिक नेता के नेतृत्व में श्रम संघ कभी बर्बादी की ओर अक्सर नहीं होता है, किंतु कई बार श्रम संघ में राजनीति या और किसी बुराई के प्रवेश से तक कई बार श्रमिक नेता खुद ही अपने स्वार्थ से श्रम वर्ग का शोषण करते हैं, हड़तालें इत्यादि करते हैं, किंतु ये श्रम संघ का दोष नहीं बल्कि इनके नेतृत्व करने वालों का दोष है। अतः श्रम संघ को लड़ाकू संगठन कहना उसका अनादर करना होगा। ये औद्योगिक अशांति के नहीं वरन सामाजिक प्रकृति के प्रतीक होते हैं। निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं इसके पक्ष में कि श्रम संगठन लड़ाकू संगठन नहीं है। पहला है उद्देश्य। श्रम संघ का प्रमुख उद्देश्य उनके आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा करना है, न कि केवल सेवा आयोजकों के विरुद्ध आंदोलन करना। नेक्स्ट, अल्पकालीन अस्तित्व वाले श्रम संघ। कुछ श्रम संघों का अस्तित्व कुछ विवाद उत्पन्न होने पर होता है और जो ही विवादों का निपटारा हो जाता है वे भी समाप्त हो जाते हैं। इस दौरान वे केवल आंदोलनों में व्यस्त हो जाते हैं, बाद में श्रमिकों के अन्य हितों की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। फलतः मिथ्या धारणा उत्पन्न हो जाती है कि श्रम संघ केवल लड़ाकू संगठन है। नेक्स्ट, कल्याणकारी एवं अन्य कार्यों की ओर बढ़ते कदम। अब स्थायी श्रम संघ कल्याणकारी, विकासात्मक, प्रतिनिधित्व, राजनीतिक सूचना एवं शोध कार्यों को भी करने लगे हैं। ऐसे कार्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। श्रम संघ लड़ाकू संगठन है, ये बात प्राय उन भारतीय श्रम संघों पर लागू की जाती है जो सिर्फ हड़तालें घोषित करवाने या हड़ताल, तालाबंदी व घेराव में ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझते हैं। ऐसे श्रम संघों ने विध्वंसात्मक कार्यों की अपेक्षा रचनात्मक कार्य बहुत ही कम किए हैं।
जिससे उनको लड़ाका संगठन नाम दिया गया है। पर व्यावहारिक दृष्टि से कई भारतीय श्रम संघ भी इस उपाधि से मुक्त प्रतीत होते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एक आदर्श श्रम संघ का ज्वलंत अनुकरणीय उदाहरण रह चुका है। अंत में यही कहना उपयुक्त होगा कि श्रम संघ लड़ाकू संगठन है अथवा नहीं, इस बात का उत्तर प्रत्येक श्रम संघ के कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाना चाहिए। श्रम संघ केवल विद्वेषणात्मक कार्य ही करते हैं तथा श्रमिकों के लिए कोई रचनात्मक कार्य नहीं करते हैं, उनके हितों की सुरक्षा के लिए भी कोई कार्य नहीं करते हैं, तो उन्हें लड़ाकू संगठन कहने से कोई नहीं रोक सकता है। किंतु यदि श्रम संघ श्रमिकों के लिए हितकारी कार्य करते हैं, अनावश्यक रूप से श्रम विवाद उत्पन्न करने का कार्य नहीं करते हैं, तो उन्हें रचनात्मक श्रम संघ ही कहा जाएगा। इस प्रकार इनके कार्य के मूल्यांकन के आधार पर ही उनको लड़ाकू संगठन या रचनात्मक संगठन कहा जा सकता है।